फिजिक्स का अंतिम अध्याय हम लोग कर रहे हैं गाइज। चलो देखिए ध्वनि नाम है इसका, ठीक ना। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के पहले बैकग्राउंड को जान लेते हैं। बैकग्राउंड इसका क्या है, ध्वनि चैप्टर में 2-3 फार्मूले ऐसे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। और विशेष तो इसका जब चैप्टर पढ़ाए थे तब आप जान ही रहे हैं। ध्वनि आप जान रहे हैं, नॉर्मली ध्वनि ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमारे कानों में पड़कर सुनने की संवेदना उत्पन्न करते हैं ना। ध्वनि क्या है, तो ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में पड़कर, जब ऊर्जा है तो तरंग के रूप में चलती होगी ना। तो प्रश्न उठता है कौन सा तरंग। तरंग तो कई प्रकार होता है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुदैर्ध्य तरंग भी है। तो ये कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इस तरंग में क्या होता है, संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। क्या होता है, संपीड़न और विरलन का निर्माण। और ये क्या है मैं बता रहा हूं अभी तुरंत। जैसे वायु का कण है ना, ऊर्जा जब मुंह से निकलती है, ये ऊर्जा कण को जमा कर देते हैं, ठीक ना। और वो ऊर्जा फिर दूसरे तरफ कण को धक्का मार मार के दूसरे कण को दे देते हैं, वो कण लेकर के आगे बढ़ता है। और बीच में कण जो है कभी जमा पूरा हो जाता है और कभी फिर धीरे धीरे फांक हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे जिस जगह जमा हो गया पूरा, उसको कहते हैं हम लोग संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न। और जिस जगह ये फांक फांक रहता है तो इसको कहते हैं विरलन। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन इंग्लिश में। कर इंग्लिश वर्ड को छोड़िए अभी। तो ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, और आपको एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है, प्रकाश ये अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो है कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ये धो को ध्यान देना है। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य। इसमें धो है वो ध्वनि वाला है, अब पॉज इसमें है वो प्रकाश वाला है। याद रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य। ये धो को धो से मिला लेना है, पो को पो से मिला लेना है। 10th क्लास में प्रकाश तरंग कैसा है ये क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां प्रकाश मिला देना, अनुप्रस्थ वाला। और 9th में आपको मिल रहा है ध्वनि तरंग कैसा है, तो अनुदैर्ध्य, धो आधा धया मिला लेना है, ध्वनि। ट्रिक याद रह जाएगा, कुछ ट्रिक नहीं है, ये सब विदाउट मतलब कुछ याद किए हुए ट्रिक बन रहा है। वर्ड से केवल आपको जोड़ के देखना, अच्छा अच्छा ये ट्रिक है, इसमें कुछ रटना ही नहीं है। दैर्ध्य है, धोआ मिला, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रॉब्लम है प्रकाश तरंग। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे ध्वनि तरंग कैसा तरंग है। ध्वनि तरंग जब है तो तरंग चलती है, तरंग चलते समय कुछ वेग उसका होगा, तरंग का वेग होगा, समय होगा ना। तो एक सूत्र होता है v बराबर n इंटू लेमडा, और इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। यह है तरंग वेग। तरंग का क्या है, विस्तार से तभी नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट से बता रहा हूं। तरंग वेग बराबर है, इसको आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। और लेमडा को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्या गाइज लोग समझ रहे हैं, तरंग वेग क्या है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति क्या है, तो वो जो संपीड़न और विरलन मिलता है ना, उसको बोलते हैं दोलन। एक प्रकार से समझिए, क्या बोलते हैं, दोलन। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है, मतलब यहां हो जाएगा 1 सेकंड में कितना संपीड़न विरलन बन रहा है। बात समझे, यूं ऐसे लीजिए, इस तरह से लोलक का दोलन को देखिए, उसको छोड़िए। जैसे ये हुआ ना, एक बार यहां से जाके फिर अपने माध्य स्थिति पाया, 1 दोलन हुआ, फिर 2 दोलन हुआ। जैसे ये है देखिए, यहां से यहां आया, यहां से फिर यहां से आके यहां गया, यहां से आके यहां, यानी कि ऐसे जाके ऐसे आना। 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग, ये बना। उसी प्रकार एक संपीड़न एक विरलन बन गया, समझिए 1 दोलन। फिर एक संपीड़न एक विरलन बना तो 1 दोलन। तो प्रति सेकंड में कितना उस तरह का संपीड़न विरलन बनेगा, यानी कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। और 2 क्रमागत संपीड़न, कैसा, 2 क्रमागत संपीड़न, 2 क्रमागत संपीड़न। देखिए ये क्या हुआ, संपीड़न हुआ, ये क्या हुआ, और ये ठो कैसा हुआ, विरलन हुआ। 1 संपीड़न 2 संपीड़न,
एक संपीड़न के मिडिल पोजीशन और दूसरा संपीड़न का मिडिल पोजीशन से जब दूरी यहाँ से तक नापेंगे, इस दूरी को लैम्डा बोलते हैं, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तरंग दैर्ध्य एक दूरी है। दो संपीड़न के बीच की दूरी को, दो संपीड़न के या दो ठो बिरलन भी ले सकते हैं, एक ठो बिरलन फिर बनेगा ना, इसमें फक रहेगा ना, तो दो बिरलन के बीच की दूरी को, यानी कि तरंग एक फुल तरंग का लंबाई हो गया ना वह, यानी कि एक तो संपीड़न ले लीजिए और एक तो विरलन ले लीजिए, और इसका जितना मैक्सिमम लंबाई है इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा? ऐसा मात्रक मीटर। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य दूरी है। कोई भी अनुप्रस्थ तरंग का जरा से एक उदाहरण देता हूं। अनुप्रस्थ तरंग का फिगर इस तरह बनता है ना, इसमें क्या होता है, ये मध्य बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति। मैं फिजिक्स पढ़ाने लाया हूं, आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। माध्य स्थिति से जितना ऊंचाई गया, मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक ना, मैक्सिमम ऊंचाई, ये इसको आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तो आयाम भी एक ऊंचाई है। आयाम क्या है? तो आयाम का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई है तो मीटर है। और तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग की लंबाई है। टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, ध्वनि तरंग से संबंधित कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी आएगा, कौन सा एक सूत्र, व्यापक सूत्र, बहुत फेमस सूत्र है, V बराबर N इंटू लेमडा। V बराबर V तरंग का वेग है, प्रति सेकंड में तरंग जितना दूर जाएगा, एक सेकंड में जितना दूर जाएगा उसे कौन वेग कहेंगे? क्या कहते हैं? दूरी तय करने की दर को वेग कहते हैं। तो यह भी तरंग द्वारा एक सेकंड में जितना दूर चला जाए ना, एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहेंगे। तो v क्या है? तरंग का वेग है। अब वेग है तो इसका मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, सीधी बात है। ये आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति व प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, या प्रति सेकंड में कितना तरंग बनेगा। ध्वनि जब उत्पन्न करेंगे संपीड़न विरलन ऐसे बनेगा ना, और एक संपीड़न एक विरलन को मिला के एक दोलन कहते हैं। तो एक सेकंड में इस तरह 10 एक संपीड़न एक विरलन, एक संपीड़न एक विरलन, एक संपीड़न एक विरलन, ऐसे करके 10 बन गया, तो 10 आवृत्ति हो जाएगा। तो आवृत्ति एक संख्या है। आवृत्ति क्या है? तो इसका आवृत्ति का मात्रक हम कह सकते हैं ठो, 10 ठो, 20 ठो, अंगिका में हम लोग बोलते हैं ठो, बोल देते हैं ना। लेकिन अब हिंदी में क्या बोलता, तो बार प्रति सेकंड कर सकते हैं, एक एक सेकंड 10 बार, तो इसको हम बोल सकते हैं बार प्रति सेकंड, बार प्रति सेकंड। लेकिन ये सुनने में लिखने में थोड़ा ओड बुझाया, इसलिए हर्ट्ज है। हेनरिक हर्ट्ज ने इसका दिया था सर्वप्रथम डेफिनेशन, ठीक ना, इसलिए हर्ट्ज संकेत दिया गया। क्या दिया गया? हाँ, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज मतलब हुआ वही बार प्रति सेकंड। जैसे कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, मतलब कि एक सेकंड में 50 तो तरंग बना है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति है, मतलब एक सेकंड में 20 तरंग बना है। समझ गए? और झूला है या लोलक है, दोलन करने के बाद, तो अगर कहेगा दोलन, ये जो लोलक है ना, इस लोलक का आवृत्ति है 20 हर्ट्ज, मतलब लोलक जो है एक सेकंड में 20 बार दोलन किया है। लोलक एक सेकंड में 20 बार दोलन किया है, तब हम कह देंगे इसका आवृत्ति कितनी है? क्या गाइस समझ रहे हैं? आप लोग गाइस? ठीक, सब गाइस समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। तो एक सेकंड में कितना दोलन हो रहा है, एक सेकंड में कितना दोलन हो रहा है, उसी को कहते हैं आवृत्ति। यानी आवृत्ति कुछ नहीं है, बार प्रति सेकंड है। और हेनरिक हर्ट्ज के संबंध में इसका ऐसा मतलब क्या बना दिया गया? हर्ट्ज, HZ। तो आवृत्ति का ऐसा मतलब तरंग दैर्ध्य क्या है? लंबाई है। एक तरंग का मैक्सिमम लंबाई, तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा मतलब। और आयाम एक शब्द यहां मिला, आयाम, इसको ए से सूचित करेंगे, एम्पलीट्यूड इंग्लिश होता है। तो आयाम का ऐसा है मतलब मीटर। ये तो तरंग का महत्तम ऊंचाई है या मध्य बिंदु से महत्तम गहराई को ना। और इस भाग को कहते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और इस भाग को बोलते हैं गर्त। बस इसका ऑब्जेक्टिव अगर मिलेगा कंफ्यूज नहीं करना, बाकी चैप्टर पढ़ाते हैं इसमें आप लोग पढ़े हैं, याद किए ही, कोई दिक्कत क्या गाइज आप लोगों को? ठीक, अब आप लोग समझ गए, क्या चीज समझ गए आप लोग समझ गए कि इसमें एक फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, V बराबर N इंटू तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। किसी बच्चे को दिक्कत? अब देखिए, आवृत्ति हुआ एक सेकंड में कितना
ये तरंग बन रहा है, एक संपीड़न एक विरलन मतलब एक तरंग बन जाना। एक ठो संपीड़न और एक ठो विरलन बनने का मतलब क्या हुआ, एक तरंग बन जाना। अब जो एक सेकंड में बहुत ज्यादा संपीड़न विरलन बना देते, कहेंगे इसका आवृत्ति अधिक है। तो जिसका आवृत्ति बहुत अधिक हो, जिसका आवृत्ति बहुत अधिक हो, उसका तारत्व बहुत अधिक होता है। क्या होता है, और तारत्व क्या है आप लोग पहले पढ़े हैं। जो नए बच्चे हैं उनको कुछ नहीं समझने, तारत समझे केवल आवाज पतला, जिसको कहते हैं कि जैसे कोई लड़की का आवाज कितना सुंदर उसका पतला है, लगा लता मंगेशकर का आवाज कितना एकदम पतला, सुनने में अच्छा लगता है, तो तारत्व अधिक है, मतलब उसका आवृत्ति, आवाज जो मुंह से निकलता है वो आवृत्ति अधिक बना देता है, उसका आवृत्ति अधिक होता है, मतलब प्रति सेकंड कंपन ज्यादा कर जाता है। समझ में आया। लड़कियों का तारत्व अधिक होने के कारण लड़कियों का आवाज पतला होता है, लड़कों का तारत्व कम होने के कारण उसका आवाज मोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। और तारत्व किसके कारण होता है, आवृत्ति किसके कारण, वह बोली कंपन कितना कर रहा है, मुंह से जब आवाज निकलता है तो वो कंपन कितना करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आवृत्ति तारत्व अधिक है तो मतलब क्या अधिक है उसका, कोई दिक्कत। और कोई जैसे मैं बोल रहा हूं वह चन चन आवाज कर रहा है, कुछ बच्चा ऐसा भी है, कुछ आप लोग भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको कुछ पूछा जाए, यस सर, कल क्यों नहीं आता रे, तो उसका आवाज ये नहीं निकल रहा, ये आवाज भी निकलता है तो सुनाई क्लियर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है उसका आयाम, जो उसका जो तरंग निकलता है उसका आयाम कम है, ठीक ना। प्रबल, प्रबल होना मजबूत, ध्वनि की प्रबलता, क्या चीज, प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर। किस पर, आयाम। ये तो ऊंचाई ज्यादा हो रहा है कि नहीं, बात बुझे। आयाम होता है माध्य स्थिति से जितना ऊंचा गया उतना आयाम, ठीक ना। जिसका जैसे हम लोग आवाज निकालते हैं, हम लोग का आयाम अगर बहुत ज्यादा हो, ठीक ना, संपीड़न विरलन का यही हो गया, आयाम हो जाएगा, ये तो कितना ऊंचा जा रहा है ना। तो अधिक आयाम जिसका होगा उसका आवाज मुंह से निकलेगा तो पूरा जोर से आवाज निकलेगा, दूर तक जाएगा। समझ में आया। तो ध्वनि की प्रबलता, प्रबल स्ट्रॉन्ग कितना है ना, लाउडनेस उसका क्या है, तो ध्वनि की प्रबलता जो अधिक होती है किसके कारण, आयाम के कारण। और तारत मतलब पतला आवाज मोटा आवाज ना, पतला आवाज मोटा आवाज, तो तारत्व अधिक किसके कारण होता है, आवृत्ति अधिक होने के कारण। और प्रबलता अधिक होता है किसके कारण। इतना चीज आप लोग समझ गए। और इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मैं क्लियर करूंगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप पाउच कर करके हमेशा चाहेंगे तो इसको अपना जांच सकते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है बताइए। यह देखिए आधा मिला, आधा मिला, बाकी आप देखिए कहीं नहीं आधा होगा। नहीं सर। अब प्रकाश पूछे तो 10वां में प्रकाश से केवल जरूरत पड़ेगा, तो प्रकाश पूछेगा तो कौन मारेंगे, बस कंफ्यूजन दूर, जीवन भर के लिए इसको कर लेना है। सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग कैसा होगा। कोई सितार है, ठीक ना, सितार का कहता है उसमें एक तार लगा हुआ है, तार जब खींचेंगे तो तार कैसा डोलेगा, ऐसे ऐसे नहीं डोलेगा, तार इसी तरह डोलेगा। तो ये कैसा तरंग उत्पन्न हुआ, इसको कौन तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ हो जाएगा। यहाँ अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसा तरंग है, को कहेगा डोरी पकड़ के ऐसे ऐसे डुला रहा है, कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ। इस तरह का अनुप्रस्थ तरंग का प्रकृति ऐसा होता है, ठीक ना। और अनुदैर्ध्य तरंग का वही एक संपीड़न बनेगा, फिर एक विरलन बनेगा। कोई दिक्कत तो गया। सितार कैसा तरंग है, सितार का तार खींचने के बाद अनुप्रस्थ तरंग। आवृत्ति का ऐसा है मतलब क्या होगा, बस हेनरिक हर्ट्ज के समान में। ऐसे ये है क्या, ये है 12 प्रति सेकंड, इसी को सम्मान में हर्ट्ज कहते हैं। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, माने एक सेकंड में कुल दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। कहीं होगा एकांक सेकंड में कुल दोलन की संख्या, मैं बताया था एक सेकंड में जितना दोलन होता है उसी को क्या कहते हैं, इसलिए आता है 50 दोलन, 50 बार प्रति सेकंड, 50 बार प्रति सेकंड। एक सेकंड में अगर 50 दोलन हो तो उसको कहेंगे 50 बार। क्या गाइस सो रहे हैं, सो देखिएगा। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कुछ है नहीं, एक लंबाई है। जैसे इसमें है एक तो स्ट्रिंग यहाँ ले लीजिए, एक तो यहाँ, दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। अब सूत्र क्या आता है, तरंग वेग आवृत्ति में कौन सा सूत्र होता है, आप देखिए कौन सा सूत्र है, v बराबर किधर है, नहीं v बराबर के नंबर में, v बराबर है इनटू लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं।
किसी तरंग के तरंग वेग v और तरंग दैर्ध्य लैम्डा आवर्तकाल t में क्या संबंध है? नहीं कुछ संबंध। यह देखिए v बराबर आप लोग क्या जानते हैं, n इंटू लैम्डा, और एक सूत्र स्वतंत्र जानिए, उसके बाद कोनो सूत्र नहीं मिलेगा। n गुना t बराबर 1 होता है। क्या होता है? n गुना t बराबर 1। ये आवर्तकाल है और ये आवृत्ति है। आवर्तकाल क्या होता है? एक बार दोलन करने में जो समय लगता है उसको एक आवर्तकाल कहते हैं। दोलन काल, आवर्तकाल एक ही का नाम है, बात बुझे? तो आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल कितना होता है? तो को पूछेगा आवृत्ति बराबर क्या आता है? 1 बटे आवर्तकाल बराबर क्या आता है? 1 बटे। कोई दिक्कत? तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? आवर्तकाल कौन सा काल मतलब समय होता है? आवर्तकाल तो आवर्त मतलब एक बार दोलन, एक आवर्त का जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? अब यह क्वेश्चन कुछ भी कर दे, कौन सा था ये तो? हाँ, तो कहता है v लैम्डा और t में क्या संबंध? हम जानते हैं v बराबर n इंटू लैम्डा है। तो v अब यहाँ आवृत्ति हटा के क्वेश्चन पूछ रहा है, v तो रहने दिया है, लैम्डा भी रहने दिया है, n की जगह कहता है t मिला देंगे तो क्या होगा? तो n बराबर सूत्र क्या होगा? 1 बटे t, क्योंकि n गुना t बराबर होता है क्या? 1। n बटे टी बराबर, अब खाली n फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थात इसी 1 बटे टी लगा देंगे। 1 बटे टी गुना लैम्डा, लैम्डा एक है लैम्डा बटे टी ना, v बराबर लैम्डा बटे टी। ये जहां मिलेगा उसको ले लेंगे, कहीं होगा v बराबर लैम्डा बटे टी, देखो है ना? कैसे यार समझ में आया? n गुना टी बराबर 1, अब v बराबर n इंटू लैम्डा। तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है? अब आवृत्ति का n की जगह f संकेत ले लिया, और क्या कहता है? आवृत्ति f, मतलब जहां हम n लिख रहे थे इसके जगह कहता है, तो संकेत तो कुछ भी ले सकते हैं ना। तीन दोनों में क्या संबंध है? n और f में दोनों गुना करके एक होता है। बल t गुना n बराबर n की जगह f लेगा, t गुना f बराबर, कहीं होगा t गुना f बराबर है? ये फ्री कर दिया, क्या हुआ? f फ्री कर दिया, क्या हो जाएगा? t गुना f बराबर अगर 1 है तो खाली f बराबर क्या? t गुना n बराबर 1, तो खाली n बराबर क्या? n को यहाँ क्या लिख दिया है? कंफ्यूज नहीं करना है, तो खाली f बराबर 1 बटे, ये सही हो गया। इसमें ढेरी टाइप का पूछ सकता है आपको, ये भी दे सकता था t गुना f बराबर 1, तो ये क्या होता? सही गलत? सही नहीं होता? चलिए, ज्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक ना, कम बोलना है, थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस होगा। आगे बढ़ा दें, धीरे से बोलिए आप लोग, एकदम मधुर आवाज में बोलिए, जोर से नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग अर्थात ध्वनिक वर्णन करें, एक संपीड़न के बाद वाले विरलन के बीच की दूरी क्या है? कहता है एक संपीड़न में, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरलन के बीच की दूरी। एक तो संपीड़न ले लो, एक तो तुरंत विरलन ले लो। एक तो क्या लेना है और एक तो क्या लेना है? कहता है एक संपीड़न एवं बाद वाले विरलन के बीच, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो पूरा ठोका दूरी कितना होता है? लैम्डा। पूरा संपीड़न और पूरा विरलन का दूरी क्या होता है? इसी को एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं जी, और इस दोनों के बीच बीच रहने का जाता है, तो आधा दूरी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैम्डा बटे, कहीं ऑप्शन होगा क्या? देखो है, समझ में आया क्या कर रहा है? ध्यान रहे, सब में कंफ्यूज नहीं करना। एक संपीड़न और बाद वाले विरलन, यानी तुरंत बाद वाले विरलन के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, बात मुझे आगे बढ़ा दो। आवृत्ति आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तारत्व अधिक होना मतलब पतला आवाज। अब देखिए, आप गिटार का, कार का, हॉर्न का, शेर का दहाड़, इनमें से कोई नहीं, तब आपको, आप यहां से रोड पर चल जाइएगा, कार का आवाज सुन लीजिएगा, फिर शेर कहीं होगा, जाकर के शेर के बगल में ढेला वाला फेंकिएगा, उसके देह पर पत्थर उतर तो उसका दहाड़ फिर सुनिएगा। उसके बाद गिटार वाला के पास जाइए, उसको बजवाइए, गिटार सुन लीजिएगा और पता कर लीजिएगा किसका तारत्व अधिक है। और हम सुन के आए थे पहले गिटार का होता है, ठीक है, किसका तारत्व अधिक होता है। और आप लोग को सुनाएंगे तभी तो आप समझ पाइएगा। तो एक तो आएंगे खरीद के, एक तो शेर और फिर हॉर्न, कार, और तब उसके बाद फिर आवाज सुनाएंगे, जानिएगा।
अभी आप जान लीजिए गिटार, रट्टा मार लीजिए, किसका आवाज ज्यादा है? तारत। तारत किसका ज्यादा है? अब प्रबलता प्रश्न आ गया। प्रबलता में वही लाउडनेस, जोर से आवाज, और आयाम के कारण ना, आयाम जिसका आवाज कहता है तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करेगा, यानी प्रबलता को निर्धारित कौन करेगा इन चारों में से? कौन करेगा? आयाम करेगा। ये है आयाम, ये क्या है? आयाम। और ये जितना बड़ा होता है आवाज उतना ज्यादा होगा। जो बहुत चिल्लाता है, बहुत जोर से मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलता है, समझ जाइए कि आवाज जो मुंह से निकलता है उसका जो तरंग बनता है उसका आयाम बड़ा बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? कोई दिक्कत? तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित, तारत्व में पतला आवाज करना, तो कौन सा गुण करता है? आवृत्ति नहीं करता रे बैल। लड़की की आवृत्ति अधिक होती है, ठीक ना, हमेशा ध्यान रखना। लड़की की आवाज की आवृत्ति लड़का का कम। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि को, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहते हैं? ये टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल आवृत्ति समझते हैं? एकल आवृत्ति नहीं, उसमें एक ही प्रकार का आवृत्ति हो, एक प्रकार का आवृत्ति हो, तो ऐसे ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। कोई दिक्कत? बाकी देखिए, अप्रिय ध्वनि के हल्ला गुल्ला शोर कहेंगे, और क्या कहेंगे? अप्रिय ध्वनि जो सुनने में अच्छा लगता है, शोर मत करो भागो, तो अप्रिय ध्वनि क्या कहेंगे? 3 नंबर हो गया। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। ये है क्या? यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हम लोग बोलते हैं, कभी याद कीजिए, बड़ा बड़ा स्कूल के बगल से गुजरते हैं, कभी बोलते हैं, किसी दोस्त को पुकारते हैं, छोटा भाई को आवाज देते हैं। नदी वाला सिंह याद करो, नदी के पास जो स्कूल है, जोर से अगर किसी को चिल्लाता होगा स्कूल के बगल से कि रे नदी में क्यों कूद रहा है, तो वो आवाज फिर स्कूल से रिफ्लेक्ट होके आता होगा। आ रहा है ना? वो कब से आवाज आएगी, कब, कितना दूरी से बोलेंगे? तो अगर हमको वो परावर्तक सतह स्रोत से, यानी जहां से मुंह से बोल रहे हैं, स्रोत से 17.2 मीटर की दूरी पर हो, तो आवाज यहां से जाने के बाद टकराकर पुनः लौट जाती है और वो हमें सुनाई पड़ती है। तो ये दूरी कितना होना चाहिए? ध्वनि स्रोत, मतलब हमारा मुंह हो गया ध्वनि स्रोत, श्रोता हमारा कौन हुआ? श्रोता, ठीक ना। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए टकरा कर जो लौट के आएगा, तब कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के, ध्वनि स्रोत और ये जो होता है ना परावर्तक सतह होता है, जैसे पहाड़ है, दीवार है, स्कूल है, वो होगा यहाँ, ठीक ना, उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए? और इसे ध्वनि स्रोत हो गया, एक तो बजा देंगे, उसके बगल में 17.5 मीटर दूर से सुनेंगे तो थोड़ी कुछ प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। हम बोले बगल में कोई अवरुद्ध हो, ठीक ना, पहाड़ हो, स्कूल हो, दीवार हो, बात बुझ रहा है, और वो 17.2 मीटर की दूरी से जब हम बोलेंगे तब प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा हमको, वो टकरा करके फिर लौट करके सुनाई पड़ती है। समझ में आया? दो ध्वनियों को स्पष्ट सुनने के लिए 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। जैसे अभी हम बोलते हैं पी क्यू, तो P और Q के बीच में अगर 1/10 सेकंड का अंतर रहता है तो आपको P भी क्लियर सुनाई पड़ेगा और Q भी क्लियर सुनाई पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो वही कहता है कि दो ध्वनियों को स्पष्ट सुने जाने के लिए आवश्यक है कि उनके बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड। कितना होना चाहिए? ये समझ में आया? दो ध्वनियों को स्पष्ट सुने जाने के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समय अंतराल कितना, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं रामू, श्यामू, तो दोनों आवाज अगर क्लियर सुनाई पड़ना है, एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ना है, तो समय कितना लेना है? क्यों दोनों ध्वनि के बीच में 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, अर्थात 0.1 सेकंड। ये हो गया, समझ में आया? और ये याद रखना है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परिसर कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसको बोलते हैं श्रव्यता का परिसर, ठीक ना। और इससे भी कम हो तो उसको बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या कहेंगे? अवश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। कोई दिक्कत? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को क्या कहेंगे? 20 HZ से 20,000 HZ तक की ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से भी कम अगर हो तब उसको क्या कहेंगे? अवश्रव्य ध्वनि।
और 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो तब पराश्रव्य ध्वनि। कोई दिक्कत? अब आइए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या होना चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज किसमें है? एक नंबर में देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अधिक पराश्रव्य ध्वनि। क्या कहेंगे उसको? 20 हर्ट्ज से भी कम 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो कम जैसे है इसको क्या कहेंगे? अवश्य। और अधिक रहेगा तो परे ना। तो अरे उसका माइंड तो पड़े है। कहते विवेकानंद जी विद्वता के परे, विवेकानंद जी विद्वता के परे का विद्वान था। मतलब विद्वता नॉर्मल जो होता है इनसे भी परे है, पराश्रव्य, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होना। ध्वनि संचरित हो सकती है। कहां ध्वनि संचरित हो जाती है? केवल ठोस में? ठोस में भी होती है। केवल द्रव में नहीं, द्रव में भी होती है लेकिन केवल नहीं लगेगा। केवल गैस में नहीं, तीनों में होती है। ठोस द्रव गैस तीनों में। हाँ, और जिसमें कि ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम। ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि वायुमंडल में आर्द्रता अगर रहे, पानी जैसे वायुमंडल खाली है इस समय, अगर ध्वनि का चाल जो भी है, ध्वनि की चाल अगर इसमें आर्द्रता हो जाए, पानी हल्का हल्का हवा में मिला दें बरसात का समय, तो ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। इसका कारण यह है कि सघन हो जाता है माध्यम। कारण समझे कि खाली वायु है और इसमें पानी भी मिक्सिंग है, तो कण सट गया, तो गैस की तुलना में थोड़ा ठोस रूप ले लिया। और ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है और गैस में ध्वनि की चाल कम होती है। अब आप जान गए कि वायुमंडल में आर्द्रता हो तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी ना। और तापमान के साथ भी यही होता है कि ध्वनि का तापमान, अगर वायुमंडल का तापमान अधिक हो ध्वनि की चाल अधिक होती है, और वायुमंडल में तापमान कम हो ध्वनि की चाल कम होती है। उसका फॉर्मूला पढ़िएगा ऊपर क्लास में। ताप बढ़ाने के बाद ध्वनि की चाल बढ़ती है। ध्वनि संचरित हो सकती है, तीनों में हो गया। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें होता है? तो अब यह वस्तु का नाम है, वायु, जल, लोहा, क्या होगा? लोहा हो जाएगा, ये ठोस है। ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? अब बताइए। ठोस हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? तुरंत हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग की चाल, अब देखिए इसके विषय में क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि तरंग की चाल ताप पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करती है? करती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब के साथ बदलती है, दाब से कोई मतलब नहीं है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, एकदम सही है। सही हो गया। आर्द्रता में वृद्धि के साथ घटती है? नहीं। तो क्योंकि बोला वायु में अगर आर्द्रता हो जाएगा तो ठोस बन जाएगा, मतलब वायु के तुलना में कुछ ठोस हो जाएगा और उसमें ध्वनि की चाल अधिक है। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। और 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो 346 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल और 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों रट्टा मार लेना। वायु में ध्वनि की चाल 0 पर क्या होती है? निर्वात में ध्वनि की वेग, तो निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम है? तब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। निर्वात में तो होता ही नहीं है, तो इन तीनों माध्यम में से सबसे कम किसमें होगा? गैस में। ठीक ना, किसमें हो जाएगा? गैस में। निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। कारण समझे? हालांकि देखिए सबसे कम कर रहा है, तो निर्वात में जब चाल 0 है तो सबसे कम एक विधि से ये आंसर आना चाहिए। ठीक ना, लेकिन आपके क्लास में ये तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। अभी आप ये उत्तर लीजिएगा अगर पूछा जाए परीक्षा में। ठीक ना, इसमें 0 होता है, ध्वनि चलती ही नहीं है, इस समय घटते बढ़ते रहता है। ठीक ना, जिसमें से सबसे, अगर समान तापमान रखा जाए सबका, तो सबसे कम गैस में और सबसे अधिक ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? वेग बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ता है। बढ़ता है कहाँ है? 4 नंबर में। समझ में आया? क्वेश्चन लास्ट हो गया क्या? फिर देखिए, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पराश्रव ध्वनि पर यह कार्य, सिद्धांत कुछ नहीं है। पराश्रव ध्वनि, रडार में पराश्रव ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो पराश्रव ध्वनि सिद्धांत नहीं है। रडार में कौन सा ध्वनि उत्पन्न होती है? पराश्रव। अब पराश्रव ध्वनि किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, इससे भी अधिक से अधिक। ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न हो उसको पराश्रव। तो इस प्रकार बच्चों फिजिक्स हम लोग
खत्म कर लिए। 5 यूनिट का वीडियो मैंने बना लिया, इसको आप बढ़िया से देखें और पूरा समझें, ताकि क्या होगा कि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए, आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं।